मरियम नवाज साहबा को खातून होते हुए एक चीफ जस्टिस के ऊपर ये इल्जाम तो नहीं लगाना चाहिए था कि आपके फैसले से लैंड माफिया को तहफ्फुज़ मिलेगा। तो किसी जज को निकलवाने के लिए ये मवाद नहीं चाहिए। मुझसे मशवरा कर ले, मैं बताऊंगा किसी हाईकोर्ट के जज को निकलवाने के लिए मिसकंडक्ट कैसे बनाना है। आपने 3 जजेस को घर भिजवाया, ये कैसे हुआ है? अचानक बातें होना शुरू हो गई। किसी जज ने कंटोनमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी। तो जो प्रॉपर्टी थी वो कितने की थी? अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने वो प्रॉपर्टी जिस पैसे से खरीदी वो पैसा उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता था। आपको बराह रास्त कोई लालच, कोई धमकी? मुझे उन्होंने कहा कि यार थल्ले 2 डाले खलोते हैं, उन्होंने बेचना करोड़ रुपया में। इमरान खान वाला वजीराबाद वाला केस, इमरान खान पे गोलियां चली। इमरान खान के ऊपर फायरिंग करने वाला मुलजम ये मौके पर था ही नहीं। ये लड़का जो है वो नीचे खड़ा हुआ है, कंटेनर ऊपर है, सारी गोलियां पीछे से लग रही हैं। वो क्या गोलियां हैं पीछे से गई है घूम के, कोई खलाई गोली थी जो जाके पीछे से इमरान खान साहब के बकौल उनको लगी है। नकवी साहब के बारे में तो एक आम तासुर था कि वो एस्टेब्लिशमेंट है। बाद में ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको उड़वा दी। मेरे केस के अंदर रमजान नकवी साहब के केस में कौन सा हरबा है जो माजी में हुकूमतों ने एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया हो कि इसको खराब करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। एजाजुल हसन साहब के साथ क्या हुआ? एजाजुल हसन साहब जो है वो डरते भाग गए। एक वाकया कराची में पेश आया था, वो रजब भट्ट वाला, मियां अली इशफाक वाला। तो आपको दोनों में से कंडक्ट किन का ठीक लगा? ये नहीं करने, बड़े कानूनी रास्ते मौजूद हैं और वो कानूनी रास्ते इख्तियार करने चाहिए ऐसी की तैसी। शुएब शेख साहब का जो मामला हुआ था कि जज को रिश्वत देने वाली बात, वो ठीक थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन से जज थे जिनका बहनोई या साला उठा लिया गया था? ये सिर्फ कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खत लिखा था बकायदा कि ये हो रहा है, इतना खुल के बाहर आ गए ये थे। खत लिखने वाले जज साहबान को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर निकाल देना चाहिए कि इन्होंने खत लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे स्टूडियो में मारूफ वकील मियां दाऊद साहब तशरीफ़ लाए हैं और हमारा इनके साथ पुरानी दोस्ती है, लेकिन अब इनका तारुफ जो है वो एक नामवर वकील के तौर पे है। और उससे भी बढ़कर एक मजबूत हवाला ये है कि एक नहीं, दो नहीं, 3 जजेस को घर भेजने वाला वकील। मियां दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मियां दाऊद साहब, कहाँ से आपने शुरू कहाँ से किया? वैसे मैं तो जानता हूँ, लेकिन लोगों के लिए कहाँ से शुरू किया, कैसे वकालत की तरफ कैसे आए? मैं, आप जानते हैं सर, कि कोर्ट रिपोर्टिंग करता था मुख्तलिफ अदारों के लिए। कोर्ट रिपोर्टिंग की नेशन अखबार में, उससे पहले मैं असास अखबार में, फिर वक्त अखबार में गए, वहाँ से फिर नेशन अखबार में आके कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की। कोर्ट रिपोर्ट वहाँ से फिर वैल्यू टीवी गया कुछ अरसे के लिए, फिर वहाँ से मोहसिन नकवी साहब की नज़र पड़ गई, सिटी 42 में आ गया 3-3.5 साल, वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर आखिरी अदारा मेरा बोल टीवी था, वहाँ पर भी कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा। तो बस वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते करते महसूस हुआ कि ये वकालत जो है ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट एक शोबा है। इसमें आपके पास स्ट्रेस कम है, जिस तरीके से आप एक मुलाजमत करनी पड़ती है आपको मीडिया की नौकरी में। इंडिपेंडेंट काम है ये, इंडिपेंडेंट काम है। आप दिल करे आप अपनी मर्जी के केसेस करें, दिल करे ना करें, और किसी के लिए ज़्यादा मजबूत किस्म की आवाज़ बन सकते हैं आप। इस हवाले से फिर मैंने, तो वैसे वो कौन सा लम्हा था जब आपने तय किया कि मुझे वकालत करनी है, सहाफ़त नहीं करनी? अच्छा देखें ना, आवाज़ बन सकते हैं आप। कोर्ट रिपोर्टिंग आपकी अच्छी चलती थी, हम वहीं से आपको हमारी याद अल्लाह है, तो आवाज़ तो आप वहाँ पे भी बनते थे। लेकिन वो लम्हा कि यार मैंने ये नहीं करना, वो करना है। और उससे पहले क्या लॉ कर चुके थे आप? लॉ मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ साथ ही किया था। अच्छा। वो एक दिन हुआ ऐसे कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो मैंने एक खबर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में ब्रेक कर दी, जो सिटी 42 के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी लाइन पे छपी। ठीक है। तो लीड छपी फ्रंट पेज की। वो खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ जो सरकारी मुलाजमीन थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कलअदम कर दी थी। और उस फैसले को कानूनी ज़ुबान में उन्होंने लिखा था कि ये जजमेंट इन रैम है। 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, इन रैम और परसोनम। परसोनम होता है वो एक पार्टी की हद तक फैसला लागू होगा, अगर कोई फैसला इन रैम हो तो वो पूरी सोसाइटी के ऊपर होगा। तो मैंने उसकी ये इंटरप्रटेशन करके कि ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी लागू होगा, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो बराह रास्त बगैर इश्तिहार के भर्ती हुए मुलाजम हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी नौकरियां भी चली जाएंगी। वो लीड छप गई, तो मेरी शोर मच गया कि वो भाई, शोर मच गया पूरी हाई कोर्ट के अंदर। जब अदालत शुरू की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, तो उन्होंने ना मुझे डांट के बैठा दिया कि आप बैठ जाइए, आपने बाहर नहीं जाना। मैं डर गया। अब बड़ी मेहरबानी उनकी, उनके साथ बड़ा एहतराम का, प्यार का, भाइयों जैसा ताल्लुक था, आज भी है।
तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्या हुआ। तो उसके बाद फिर कोई ना कोई रिपोर्टिंग करते थे, कोई खबर आई तो वो फिर करने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने कहा कि आपने बाहर नहीं जाना, मिस्टर दाऊद सिट हियर। मैं फिर बैठ गया। अच्छा, फिर मुझे ना भिनक पड़ गई कुछ वहाँ पे और भी हाई कोर्ट कि गड़बड़ है कोई। गड़बड़ है कोई। अच्छा, थोड़ी देर बाद ही वॉज वेरी काइंड और प्रोफेशनल। उन्होंने कहा कि शायद इसकी चूँकि उसने रिपोर्टिंग करनी है तो मुझे आप जाएँ, आपने मुझे चैम्बर में आके मिलना है। तो वो बैठे और उधर बैठ के उन्होंने फिर मुझे डांटा कि तुमने ये क्या खबर छाप दी है, इसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो गए हैं, ये मसाइल पैदा हो गए हैं, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। लोग तो उनके पास उठ के आगे होंगे कि क्या हमारी नौकरियां गई, नौकरियां गई, वो आ भी गए थे। तो कहते यार अगर तुझे इतना ही इतने लफ्ज़ों का शौक है तो तू वकील बन जा और तू ज़्यादा अच्छा वकील बन सकता है। सो मुझे खटकी ये बात कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। तो बात उन्होंने किसी और पर्सपेक्टिव में की है लेकिन आपने वो पिक कर ली, यानी दिल में उतर जाती है जैसे वो पिक कर ली। और उसके बाद एक और दोस्त थे, बड़े अच्छे मेहरबान थे, उन्होंने भी वो बात सारी ये सारी गुफ्तगू के सारे माहौल के वो आनी चाहे तो उन्होंने भी कहा, वो भी अब हाई कोर्ट के जज बन गए। अच्छा जी हाँ, इसलिए अब नाम नहीं ले रहे। नाम नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा कि यार, मैंने उनसे मशवरा किया, वो कहते यार तू बन सकता है। अच्छा, मैं कहा मुझे किताबें दिखाएं। वो मैंने किताबें सारी देखी हूँ, मैंने कहा ये किताब भी मुझे आती, ये भी आती, ये भी आती, ये भी आती, ये भी आती। आप प्रैक्टिकल काम कर रहे जर्नलिज्म की आप कोर्ट रिपोर्टिंग करके जितने रेलेवेंट लॉज थे वो एक उनका एक सरसरी सा आपने वो पढ़ा हुआ। तो बस उसके बाद वो लम्हा था कि मैंने कहा नहीं हम करने हैं। तो बुनियादी जो मुहर्रक हैं वो तो मंसूर अली शाह साहब बने, मिस्टर जस्टिस जो कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस नाम बन सके। फिर आप तो दुखी होंगे जब वो उन्होंने जाने का फैसला किया है। बहुत ज़्यादा दुखी, लेकिन बस वो अल्लाह ताला का शायद ऐसे ही फैसला था। अदरवाइज कुछ उनके, मेरी ज़ाती राय में उनके कुछ दोस्त उनके जो मशीर थे उन्होंने जज साहब को प्रेजुडिस करके ख़राब किया। कुछ उनको फ़ैसले जो हैं वो उस तरीके से नहीं करने चाहिए थे जो पहले कभी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की तारीख में या आईनी तारीख में कभी नहीं थे। जैसे ठीक है, अगर आपने मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला दे दिया है तो आपको उसके बाद 2 वजाहतें जारी करना, ये किसी आप कह रहे थे अज़ाफ़ी हो गया था काम, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक उनका तासुर बन गया कि शायद हुकूमत को लगा कि यार ये तो एक ऐसा हमारी तरफ ही कुछ आ रहा है, एक तासुर पूरा बन गया। बिल्कुल, ये क्योंकि उससे पहले मुझे याद है कि हुकूमती लोग भी यहाँ पर कहा करते थे, यही लोग थे जो नून अगर रूलिंग पार्टी है तो यार ये बड़ा बासूल पसंद है, ये है वो, जो आप बातें आप कर रहे हैं, और कमोबेश मैंने लार्जर यही सुनी है बात, ऐसे ही हैं आप। तो फिर लेकिन हुकूमत का एक तासुर कायम हो गया कि ऐसा है कि एक चीज़ हमारी तरफ आ रही है, और फिर कुछ दोस्तों को पीटीआई का भी इसमें बड़ा किरदार है। जी, वो उन्हीं दोस्तों का किरदार है जो आज उस तरह का मौक़िफ़ नहीं ले रहे जो उन दिनों में उस दौर में लिया गया। बिल्कुल ठीक। आज मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो क्यों नहीं उस तरह की प्रोएक्टिवनेस दिखा रहे जिस तरह की प्रोएक्टिवनेस उन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले में दिखाई। मिस जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं वो क्यों इतनी मुतहर्रक नहीं है जितनी मुतहर्रक वो उस वक़्त थी। और मिस्टर जस्टिस अतर मुनिल्ला साहब का तो सबको पता था कि वो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके फैसले, उनकी ऑब्जर्वेशन, इररेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं उन्होंने मंसूर साहब का जो करियर जो है वो खराब। मैं ज़ाती राय के अंदर मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो मशीर थे, दोस्त कह लें, दोस्तों में तो उनके करीब थे, उन्होंने उनको ख़राब करने में काफ़ी किरदार अदा किया। मेरी ये ज़ाती राय है। और पूरी एक अदलिया की तारीख ही बदल गई। यानी इससे पहले था, हमें पता था कि 10 साल बाद कौन होगा चीफ जस्टिस। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, एक सिस्टम था पूरा। मेरे ख्याल में वाहिद अदारा यही था जहाँ पर लोगों को पता होता था। नहीं चलो आर्मी चीफ में आगे पीछे, यहाँ पर तो कोई इम्कान नहीं था ऐसी कोई चीज़। लेकिन मंसूर अली शाह साहब के ऊपर आके ये पूरी चीज़ ही बदल गई, तरतीब ही बदल गई। स्टेट के साथ आप हर तरह का इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेट को ये डायरेक्ट नहीं कर सकते कि स्टेट ने कैसे स्टेट को चलाना है। वो स्टेट का ही फैसला है। स्टेट को महसूस हुआ कि उनकी अदलिया का ये जो इम्प्रेशन आ रहा है ये नुकसानदेह हो सकता है, तो उन्होंने हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए 26वीं और 27वीं तरमीम जो है वो कर डाली। और सबसे ज़्यादा बड़ा इत्तफाक देखें कि उस 26वीं तरमीम के अंदर और 27वीं तरमीम के अंदर उन्होंने वही प्रपोज़ल आइन का हिस्सा बना दी जो जस्टिस मंसूर अली शाह की प्रपोज़ल थी। उनकी प्रपोजल ये थी कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो पहले 3 में होना चाहिए। आपने सिर्फ ये नहीं है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर बनाई जाए,
उन्होंने वही प्रपोजल उठाई, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में भी फिर ये होना चाहिए। नहीं, उन्हीं की प्रपोजल उन्हीं के ओहदे पे लागू हो गई, उन्हीं की सीट पे, उन्हीं के ओहदे के ऊपर लागू होगी। ठीक है। लेकिन आप ये बताएं कि आप वकालत की तरफ आए सहाफ़त से, सहाफ़त में भी आप बहुत बोलते थे, बहुत ज़्यादा, हमें याद है हर जगह पे आप, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ जाके आप क्या करेंगे, आपने क्या गुल खिलाएंगे, आपने 3 जजेस को घर भिजवाया, ये कैसे हुआ है? आपकी खुद में प्रैक्टिस कितनी होगी, 6-7 साल? 7 साल की 7 साल की। 2018 का तो ये क्या है, कोई आपको, आप खुद निशाने पे लोगों को रखते हैं, कैसे पहुँचते हैं, कैसे पता चलता है, या कोई दे देता है आपको, करते क्या हैं आप? बस आम लोगों की 2 आंखें होती हैं और 6 हिस्से होती हैं, सहाफ़ी की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की, और वकील की, मजदूर वकील की, आमल वकील की, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं, उनकी 4 आंखें होती हैं और उनकी 12 हिस्से होती हैं। मुझे याद है कि मैंने नेशन में ज़ाहिर नकवी साहब के बारे में एक स्टोरी की। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, मैं नेशन अखबार में तो कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, तो वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी और उसको जो मैंने इंटरप्रेट करके रिपोर्ट किया तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से छप गई, तो मुझे बड़ी डांट पड़ी। अगले दिन मेरी तलबी होगी, चीफ जस्टिस साहब, मुझे ख्याल पड़ता है कि उस वक्त उमरता बनियाल साहब थे, तो उन्होंने बुला के बड़ा डांटा और उन्होंने कहा ज़ाहिर नकवी साहब और आपको ये नहीं करेंगे, तौहीन अदालत हो जाएगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी फाइल हुई उस वक्त मेरा, लेकिन वो चूँकि जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की और प्रिंसिपली वो दुरुस्त थी। नज़ीर केस बड़ा मशहूर केस था, उसमें उन्होंने ज़ाहिर नकवी साहब के कंडक्ट को लिखा था कलरेबल कंडक्ट, उन्होंने एक कलरेबल तरीके से बेल ले ली थी। तो मैं गुजारिश करने का मकसद ये कि वो आँखें और कान तो हमारे उस वक्त भी खुले थे और उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीने से लगा के रखी हुई थी, बस वकालत में आए हैं तो उनको ज़रा ज़्यादा मौसर तरीके से एग्जीक्यूट किया। पहला मेरे ख्याल में मुज़ाहिर अली नकवी साहब वाला का जो था, पहली कंप्लेंट जो है वो मैंने फ़ाइल की थी। और क्या उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद मल्टीपल ग्राउंड्स थी और उसके साथ मल्टीपल सपोर्टिंग एविडेंस था। कुछ वो था जो सहाफ़त के दौर से सीने से, आपको पता ना, रिपोर्टर जो है कोई अच्छे डॉक्यूमेंट हो, आर्काइव उसका बना के, अपना इंडिपेंडेंट आर्काइव बना के रखते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। और कुछ रिसेंटली बस बाहर में अचानक बातें होना शुरू हो गई कि किसी जज ने कंटोनमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो खरीद ली है। अच्छा, वो थोड़ा सा हमें पता पुता किया तो वो सही निकले, ज़ाहिर नकवी साहब निकले। हमने उसकी मुसद्दका नकलें अप्लाई की, मुतल्लिका रजिस्ट्री मॉडल से उसकी मुसद्दका नकलें निकलवाई। उसके बाद फिर उसकी बैकग्राउंड के अंदर जो सिविल लिटिगेशन थी वो सारी निकलवाई। उसको जब मुताला किया तो वो सीधा सीधा मिसकंडक्ट था। हमने सादी सी दरख्वास्त लिखी है, उसमें थोड़ा सा आप कह लें जर्नल ग्राउंड्स ली हैं, जर्नल बातें की हैं, और साथ बाकी एविडेंस जो पुराने पड़े हुए थे वो भी साथ लगा के। अच्छा, मिसकंडक्ट कैसे? वो जो प्रॉपर्टी थी वो कितने की थी? अब मेरा ख्याल है वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। वो मिसकंडक्ट इस तरीके से था कि आपने मौजूद जज साहब ने अब तो खैर उन्हें जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले की रोशनी में कहा जा सकता, उन्होंने वो प्रॉपर्टी जिस पैसे से खरीदी वो पैसा उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता था। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर जो उन्होंने और उनकी अहलिया ने जो पैसे खरीदे, जगह खरीदी जी, जहाँ जो वहाँ पे प्लॉट्स खरीदे वो भी उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते थे। यानी वो कितने के होंगे? कोई क्या रफली अंदाजा क्या है? फैक्ट्स पुराने हो गए, मेरे ख्याल कोई 4 करोड़ रुपए के, तो वो भी। और ये वाली इधर कंटोनमेंट वाली तो तकरीबन कोई अरब सवा अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी। जजों की तनख्वाह भी तो काफ़ी होती है। नहीं, इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती है। अब जज साहबान की तनख्वाह जो है वो उनको जो कैश टैक्सेस वगैरह सारे काट के मिलती है वो सारी मेरे ख्याल 30 लाख रुपए मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 30 लाख होगी तकरीबन मेरा ख्याल। और हाई कोर्ट में लाहौर में 2 लाख रुपए इनसे कम कर लें, बस इतनी को होगी। और साथ में बाकी प्रिविलेजेस जो हैं, घर है, गाड़ी है, सिक्योरिटी, स्टाफ, ये वो सारे वो मुख्तलिफ होंगे। तो उनसे वो बुनियाद यही थी कि भाई आमदन से वही जो नैब करता है, आमदन से ज़ायद असासे। ठीक है। और वो फिर बात जब ट्रायल उसका चला तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें साबित हुई। मतलब जो लोग बेसिकली तो वो प्रॉक्सी, आप जैसे कह लें बेनामी का जैसे कॉन्सेप्ट होता है, तो जज के नाम के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र हुए लेकिन उसकी पेमेंट किसी और ने की। उन्होंने फिर जिन्होंने वो पेमेंट्स की थी वो लोग आकर अदालत में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हाँ जी ये पैसे हमने दिए, ये डायरेक्टली ज़ाहिर नकवी साहब ने
उनके अकाउंट से ये पैसे नहीं गए। फिर वो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई उसके अंदर कानूनी नुक्स था, वो खरीद ही नहीं सकते थे। जैसे वो 4 बच्चों के नाम पे होनी थी प्रॉपर्टी, 2 माइनर थे, 2 अडल्ट थे, बालक थे, 2 के नाम के ऊपर करा के प्रॉपर्टी ले गए। ये तो सारे उसके अंदर। वैसे थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो नकवी साहब के बारे में तो एक आम तासुर था कि इस्टेब्लिशमेंट प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। जी जी। बाद में ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको उड़वा दिया। नहीं, ये अच्छा तो है, नहीं, ये तो है तासुर यही है कि नहीं, पब्लिक परसेप्शन यही है? पब्लिक परसेप्शन यही है, और ये पब्लिक परसेप्शन गलत है। पहले वाले भी बताएं और अब वाली भी। वो पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के थे, के लिए काम करते थे, और उसके बाद मेरे रेफरेंस के अंदर भी मुझे मैं किताब लिख रहा हूँ, उसके मैं बड़ा पूरी कोशिश करूँगा कि ईमानदारी के साथ सच लिखूँ। मेरे केस के अंदर, मज़ार नकवी साहब के केस में कौन सा हरबा है जो माजी में हुकूमतों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया हो केस को ख़राब करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हुआ ये कि मैंने कंप्लेंट फाइल की, तो मेरी कंप्लेंट को कॉपी पेस्ट करके पूरे पाकिस्तान से बार कौंसलों ने कंप्लेंट फाइल करनी शुरू कर दी। ठीक, ये हरबा आपको, आपकी कंप्लेंट को कमज़ोर करने के लिए था? मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, फलां बार कौंसल, फलां बार कौंसल, फलां वकील, वो होने शुरू। जब केस शुरू हुआ और जब प्रोसीडिंग शुरू हुई, उसमें कोई वकील सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बोला भी नहीं, बात भी नहीं की। दानिस्ता तौर के ऊपर केस को, काउंसिल की प्रोसीडिंग को खराब करने की कोशिश की। तो देन आई इंटरवीन्ड, और मैंने काउंसिल से रिक्वेस्ट करके उस दिन जब ये सेकंड शोकाज नोटिस के ऊपर हियरिंग होनी थी, खुद अपने केस को प्रोसीड किया। कम से कम 42 मिनट वहाँ के ऊपर आर्गूमेंट किए और कोर्ट को कन्विंस किया कि ये मिसकंडक्ट बनता है, ये इसके एविडेंस है। बाकी कोई नहीं बोले। वो इस वजह से नहीं बोले कि ये केस किसी न किसी वजह से लटके, किसी न किसी वजह से ख़राब हो। और फिर आप उसकी सारी हियरिंग्स उठा के देखें, आखिरी दिन तक सारे आहिस्ता करते करते गायब होते गए। और जब वो गायब होते जाए ना, किसी मुकदमे से कोई पिटिशनर के वकील या कोई वकला गायब होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये काम पड़ गया मैनेज। और आखिरी दिन तक आप देखें कि ना पाकिस्तान बार कौंसिल वहाँ पर मौजूद होती थी, ना पंजाब बार कौंसिल मौजूद होती थी, ना कोई और मौजूद होती थी। सिर्फ एक अकेला मियाँ दाऊद था जो आखिरी दिन तक अपना मुकदमा जो है वो करता रहा। सो ये सारे हरबे होते हैं। आपको बराह रास्त कोई लालच, कोई धमकी? और नहीं, धमकियाँ तो दाएं बाएं से काफ़ी मिली। लालच भी एक उन्होंने बहुत अच्छा दिया था। पता नहीं वो उनकी तरफ से बंदे थे या कितना बड़ा उनके स्पॉन्सर थे। कितना बड़ा लालच होगा? उस वक्त के लिहाज से वो बहुत बड़ा था। करोड़ों में? हाँ, करोड़ों में था। हमारे बड़े करीबी दोस्त, उन्होंने पहले तो वो ही आइडेंटिफाइड के किस बंदे की बात मियाँ दाऊद मानता है। अच्छा। उन्होंने काफ़ी सर्च की और उन लोग करीबी दोस्तों के पास गए भी, लेकिन उन्होंने माजरत कर दी कि हम मियाँ दाऊद को इस काम की सिफारिश नहीं कर सकते। देन उन्होंने मेरे एक दोस्त के दोस्त को अप्रोच किया, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मज़ार नकवी साहब ने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन एक कोशिश हुई ना, कहीं से भी हुई। लेकिन जैसे वो प्रॉक्सी उसके स्पॉन्सर्स थे, आई थिंक वो भी कोई उनका स्पॉन्सर था जो उनको खुशामद करना चाहता था। वो उन्होंने मेरे उस दोस्त के दोस्त ने मेरे दोस्त साहब को पकड़ा और वो आए और आके उन्होंने कहा कि जी आप किधर हैं? मैंने कहा जी मैं दफ्तर बैठा हूँ। कह रहा अच्छा हम आ रहे हैं। वो मेरे दोस्त साहब आए और आके उसने ना मेरे से बड़े और सुनाए, काम शाम कैसा चल रहा है, ये वो फलाने। अब मेरे हल्का बाप के लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना बेतकल्लुफ़ और खुला डुला सा बंदा। मैं अपने दोस्त को क्या, मैं क्या मामा ए तू किस तरह की तकल्लुफ़ वाली गुफ्तगू करना पे, खुल के गल कर रहे, तो तेरी गुफ्तगू ही नहीं है, किस काम लिया है। देन ही रियलाइज्ड कि नहीं मैं इसको चक्कर नहीं दे सकता। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार थल्ले 2 डाले खलोते ने, उन्होंने बेचना 14 करोड़ रुपया पे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋੜ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨਕवी साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। तो मैं ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਫਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਫਿਰ मैंने सोचना शुरू कर ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, अब अल्लाह पाक ने एक और भी बेटा दे दिया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਠੋਕ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ,
लेकिन मैं इस तरह की गल नहीं कर सकता। वो कहते हैं आपको इससे एडिशनल ऑफर ये है कि आपको पूरी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। शिफ्ट कर देते हैं, कारोबार भी वहाँ पे करवा के देते हैं। आप पीछे से हटते हैं। ये तो तकरीबन 30-40 करोड़ का इससे ज़्यादा का पैकेज बन गया। तकरीबन इतने का पैकेज बनता है, बट आई रिफ्यूज। सो मैं गुजारिश करने का मकसद ये कि घर जाके बताया नहीं? नहीं, ये किसी ने, ये आज पहली दफ़ा आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ या शायद किसी एक और एक दो करीबी लोगों को पता हो। वो देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो, और जो एस्टैब्लिशमेंट का असासे होते हैं उनको बचाने के लिए ऐसे काम किया जाता है। और ये नहीं तासुर दिया जा सकता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ होगी। एस्टैब्लिशमेंट का क्या बिगाड़ा था? फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम इसका जवाब तलाश करें। नकवी साहब जब थे, हम खुद भी रिपोर्टिंग करते हुए थे यहीं पे, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाके नकवी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट का उनका खराब क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से एस्टैब्लिश उनकी मुखालिफत? उनके हवाले से तो साफ आता था कि भाई कोई मसला नहीं है। कुछ भी नहीं किया। वो पहले भी कंफर्टेबल थे, वो आज भी कंफर्टेबल है, वो आज टर्मिनेट होने के बाद भी वही काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ कंफर्टेबल है। सो अब किस काम के भाई? बहुत सारी लीगल एडवाइस, मशवरे वगैरह बंदा लेता देता रहता, करता रहता। अच्छा, तो फिर क्या हुआ एजाजुल हसन साहब के साथ? क्या हुआ? एजाजुल हसन साहब जो है ना वो डरते भाग गए। हुआ ये कि जिस दिन की मैं आपको हेयरिंग बता रहा हूँ कि शोकाज नोटिस वाली हेयरिंग थी, सो उससे अगली प्रोसीडिंग में हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि एजाजुल हसन साहब जो हैं इनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है और इसलिए इनको इस काउंसिल की प्रोसीडिंग से अलग किया जाए, क्योंकि उस वक्त वो भी काउंसिल में शामिल थे। तो काजी फाजिसा साहब ने इसके ऊपर स्टैंड लिया कि आप ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको पता है कानून ये है कि जज ने खुद रिक्यूज़ करना होता है अनटिल अनलेस किसी किस्म का कोई मटीरियल एविडेंस किसी जज के तासुब का या बायसनेस का मौजूद ना हो। काजी साहब चीफ जस्टिस हैं और एजाजुल हसन साहब का क्या नंबर होगा? एजाजुल हसन साहब जो है वो दूसरे नंबर पे थे शायद, और उसके बाद सरदार तारक मसूद साहब थे, या सरदार तारक मसूद साहब दूसरे नंबर पे, अमीर भट्टी साहब थे एक, और एक दूसरे कोर्ट के, ये 5 जज साहबान पर मुश्तमिल काउंसिल थी। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि सर ये जो आमदन से ज़ायद असासों वाला इशू है, इसके अंदर जो है वो सेम ही इज़ को अक्यूज्ड एजाजुल हसन बाय वे ऑफ, हम इनका ये रेफरेंस इनका तैयार पड़ा हुआ है। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 का फैसला दिया साकिब निसार साहब के साथ मिलके और बाकियों के साथ मिलके, ये सारा इनके साथ कनेक्ट करता है और ये सारे एक दूसरे को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से 3 पेशियों से एजाजुल हसन साहब के जितने क्वेश्चंस हैं वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो मुज़ाहिर नकवी साहब को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये बात जब आपने की तो कौन कौन था? उस सारे बैठे हुए थे उस वक्त, वो भी सुन रहे थे? जी मौके पे बैठे थे। तो एजाजुल हसन साहब के साथ भी काफ़ी तलख कलामी हुई जो एक नॉर्मली इन कैमरा प्रोसीडिंग में होती है। तो उन्होंने खैर हमारी एप्लीकेशन जो है उसको एंटरटेन नहीं किया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल की। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाहिर नकवी साहब के रिज़ाइन के बाद ये फ़ैसला दे दिया कि अगर कोई जज रिज़ाइन कर दे तो उसके बाद भी कौंसल का इख्तियार है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल का, कि वो इस रेफरेंस को अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है, इस्तीफ़ा टर्न डाउन कर सकती है, ये उसका इख्तियार है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसके बाद फिर एजाजुल हसन साहब ने फ़ौरन ही रिज़ाइन दे दिया कि अगर वो रेफरेंस जो तैयार पड़ा हुआ था वो आ जाता तो एजाजुल हसन साहब भी जो थे वो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अगर वो इस्तीफ़ा ना देते, लेकिन एक दूसरी राय भी, दूसरी तरफ भी है। अभी चूँकि उसे वो क्लैरिटी से जब तक कोई खुद नहीं खोलेगा। एक राय वहाँ पर ये है कि मुझे एक दोस्त ने बताया जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने कहा जी एजाजुल हसन साहब के साथ बहुत बड़ी कोई ज़्यादती की गई, किसी को उठा लिया गया उनके घर से और उनको मजबूर किया गया इस तरह का इस्तीफ़ा देने से। आपको लगता है इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है? नहीं, अगर तो इसका रावी पीटीआई वाले हैं ना, फिर तो वो 1000% झूठ है और बकवास है। अरे वो बात ऐसी सेंसिटिव है ना कि बंदा फिर उस पर, अच्छा, ज़रूरत कोई नहीं है। अच्छा, शहबाज साहब ज़रूरत कोई नहीं। और मेरे ख्याल में क्या इतना कमज़ोर तो नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का जज? जरूरत नहीं, तब तक आईनी अदालत मौजूद नहीं थी। आईनी अदालत हो भी आज भी आम पब्लिक परसेप्शन ये है ना कि इन्होंने जजेस की लगामें डाल दी, जजेस को कमज़ोर कर दिया। आज भी किसी की ज़रूरत नहीं है किसी हाई कोर्ट के जज के बारे में इस तरह का, उसकी किसी फैमिली को कोई इस तरह के कर सकते हैं। हाँ, ये दाएँ बाएँ घूमते रहते हैं, एजेंसियों के लोग, हुकूमतों के लोग, मुख्तलिफ धड़ों के लोग, माफियाज़ के लोग दाएं बाएं से जाके चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके पूछ पड़ताल करके हल्का फुल्का दबाव डालने की कोशिश करते।
अदरवाइज किसी की ऐसा इतनी नहीं जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन से जज थे जिनका बहनोई या साला उठा लिया गया था? ये सिर्फ कहानियां है, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कैमरे सिर्फ लगाए कहानी, गए घर में, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो भाई इन जजेस ने तो खत लिखे थे, जो छेद है सर खत लिखा था बकायदा कि ये हो रहा है, इतना खुल के बाहर आ गए थे। खत लिखने वाले जज साहबान को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर निकाल देना चाहिए कि इन्होंने खत लिखा, अपना आईनी इख्तियार छोड़कर खत लिखा। यानी अपनी अदालत में बुलाते? सर उनके पास आइन के आर्टिकल 204 के अंदर तौहीन अदालत का इख्तियार है। नहीं, मैं गुजारिश किसको बुलाए? मैं गुजारिश, नामालूम बंदा उसके कह रहे हैं, जिसके जिम्मे सिक्योरिटी थी, जो गेट पे था, जो उसके गेट से पीछे उसके ऊपर ऑफिसर था, उसके ऊपर आईजी, मुतलका आईजी को बुला लेते, मुतलका एसपी को बुला लेते कि ये हाई कोर्ट के जज साहबान की जो रहाइश गाहें हैं, इनकी सिक्योरिटी तुम्हारे जिम्मे थी, ये कैमरे निकले, इसके जवाब दो, दैट्स इट। हाँ, इस पे तो आईजी को फारिग कर सकते थे। अच्छा, वैसे सजा दे देते, बात खत्म हो जाती, खत लिखने की जरूरत ही ना पेश आती, सबको पता चलता जाता कि ये जुडिशियल फैसला जी ये हुआ है, हम भी यकीन कर लेते। लेकिन चूंकि इन जज साहबान ने खत लिखा, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये खत और इसके पीछे पूरी साजिश कार फरमा थी, ये बदनीयती पर मबनी था। लेकिन इसके बावजूद मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने उस खत की बुनियाद के ऊपर उससे ही अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल करके रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, इन जज साहबान से एविडेंस ली जाए, और अगर ये जज साहबान सच्चे हैं तो जो जिन लोगों ने जज साहबान की जासूसी की है उन्हें इबरत का निशान बनाए। ये मेरी पिटीशन आज भी क्या बना, वो उसके ऊपर नोटिस हुए, वो आगे कार्रवाई चली, लेकिन जिस तरीके से जो डिजाइन था उसके अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोवर्शियल करके डंप कर दिया गया। तीसरे जज जो जहांगीरी साहब थे, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनका तो किसी ने बताया कि एक ज़माने में पीछे ताल्लुक था पीपल्स पार्टी और चीज़ें थीं, लेकिन इस वक्त तो जो उनकी चीज़ें थीं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थीं, और इस्टेब्लिशमेंट को उनसे ख़तरा लाहक हुआ, और मियाँ दाऊद आए, और मियाँ दाऊद आते हैं और फिर जज को फारिग करके चले जाते हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को किसी वज़ीर आज़म से, किसी हाई कोर्ट के जज से, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से ख़तरा महसूस होने लग पड़ा है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा बुज़दिल और कमज़ोर कोई अदारा ही नहीं हो सकता जो एक जज से डर गए और उससे मसला तो इस्टेब्लिशमेंट को अगर इस परसेप्शन पे जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट को आधे से ज़्यादा जुडिशरी से मसला है, तो फिर तो आधे से ज़्यादा जुडिशरी जो है वो निकालनी पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट को। तो उसके लिए तरमीम आ जाती है ना? निकालना तो नहीं ना जाता जी, जज काम तो कर रहे हैं, डिवाइड तो हो जाती हैं चीज़ें, वो कानून के मुताबिक फैसले भी कर रहे हैं। वाई जहांगीरी साहब, क्योंकि डिग्री सिर्फ इनकी ही जाली थी। अच्छा, इनकी डिग्री कैसे जाली थी? यानी प्रॉपर पढ़े ही नहीं कभी वहाँ से? नहीं, क्योंकि कई दोस्तों का आया था कि भाई हम इनके साथ पढ़ते रहे हैं, ये है वो है। नहीं, पढ़ने का इनका क्या था? हाँ, डिग्री कैसे जाली थी? पढ़ना का नहीं, सिर्फ एक दो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखे थे कि उन्होंने कहा इन्होंने हमारे साथ इम्तिहान दिया है, हाँ। तो वो उस हद तक बात दुरुस्त कर रहे हैं। इम्तिहान दिया था उन्होंने पार्ट 2 का, ठीक है, पार्ट 1 नहीं दिया, पार्ट 1 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उससे पहले इनके ऊपर पाबंदी लग चुकी थी। ये तब की बात है जब 2 साल का लॉ था जी, तो इन्होंने डायरेक्ट ही दूसरे साल का दिया। पहले इनके ऊपर पाबंदी लग गई, ये नकल करते हुए, जालसाजी करते हुए पकड़े गए। यूनिवर्सिटी ने इनके पहले साल में नहीं, उससे भी पहले, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगा दी। ये उस पाबंदी को के खिलाफ अपील फाइल करके उसको ख़त्म करवाने की बजाय इन्होंने क्या किया कि एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया LLB पार्ट 1 का, और उसकी बुनियाद के ऊपर पार्ट 2 का एडमिशन भेज के पेपर दे दिए। ठीक है, ठीक, तो जो बुनियाद है वो तो जालसाजी पर मबनी है। तो आपको किस तरह से कागजात मिलते हैं, किस तरह से ये चीज़ें साबित होती हैं? ये डॉन में खबर छपी, लोग अब सारी दुनिया ये क्वेश्चन पूछती है कि यार मियां दाऊद कागज के तो लाभ जाने ने, तो डॉन की खबर नहीं, डॉन की मेरी पिटीशन की बुनियाद डॉन की खबर है, ठीक है, जो शायद 6 जुलाई 2024 को छपी थी, पब्लिश हुई थी। उसको मैंने अपनी आईनी पिटीशन के साथ अनेक्सर किया, और वो जो डॉक्यूमेंट उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे थे, और वो जो रिपोर्टर हैं असद मलिक साहब, बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। अब असद मलिक साहब का नाम की खबर को हमारे जैसे जो लोग हैं वो आंखें बंद करके बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि वो एक तजर्बाकार सीनियर जर्नलिस्ट है, और डॉन जैसा अदारा है, वो मिस स्टेटमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन या गलत बयानी अफोर्ड कर नहीं सकते, और वो भी एक जज के बारे में। उनसे डॉक्यूमेंट लेके हमने साथ पिटीशन फाइल कर दी।
इतना सा केस है। नहीं, अब मैं ये बताऊँ ना, इसके लिए फिर भी एक बुनियाद चाहिए ना, कि जब आपको ये बात कंफर्म भी ना, एक सहाफ़ी भी अपनी चीज़ें कंफर्म करता है कि यार कहीं कोई चीज़ ऐसे तो नहीं मुझे इस्तेमाल, सिर्फ एक ख़बर की बुनियाद के बाद आप पीछे गए होंगे ना। जी ये जो पहले वाली है कि उन्होंने इस तरह से जालसाजी की और ये जी, बनाया, वो रिकॉर्ड कहाँ से मिलता है? वो रिकॉर्ड भी ऑनलाइन अवेलेबल था। ऑनलाइन अवेलेबल था, वो ठीक है। वो कराची इस्लामिया कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनका लेटर चल रहा था, और वो भी जर्नलिस्टों के पास अवेलेबल था, जिसमें वाज़ह तौर के ऊपर लिखा हुआ था कि जो जहांगीरी साहब हैं ये कभी हमारे स्टूडेंट ही नहीं रहे, फिर आपने तस्दीक भी की होगी उनसे? और उनसे तस्दीक भी की कि ये लेटर आपका है। उन्होंने कहा जी हमारा ये है। हमारा ही लेटर है, दैट्स इट। और सो ये और उन, सफिशिएंट उन्हें थी। उन्हें किस साल में ये लेटर निकालने की नौबत आई? ये खबर से पहले? खबर से पहले नहीं, खबर के बाद, खबर से पहले। तो और नौबत ये क्या है? लेटर भी उस खबर का हिस्सा था। ये लेटर उसी खबर के कोट हुआ होगा? कोर्ट हुआ था। अच्छा अच्छा, यानी ये जब कहीं शोर मचा होगा तो उन्होंने लेटर निकाला। अब देखे ना, जहांगीरी साहब को कितने साल हो गए होंगे यहाँ पे जज बने हुए? जज बने उन्हें काफ़ी साल। प्रॉब्लम ये हुई, ये हमने अपनी पिटीशन में ये तहरीरी ग्राउंड भी ये ली है। अनफॉर्चुनेट है वडायत साहब कि आज से पहले, आज का मुझे नहीं पता, अब ये रूल्स अपने अमेंड कर ले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ना करे, आज से पहले तक जो जज साहबान की आला अदलिया के अंदर अपॉइंटमेंट जब होती है तो उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स कभी स्क्रूटनाइज किए ही नहीं गए। अगर पहले ये किए गए तरीकाकार क्या होता है? तरीका, ये बार का लाइसेंस हाँ, काफ़ी है जी, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, इतनी जजमेंट्स इसकी मौजूद है, जानते हैं हम ये इसका सिफारशी है, तो इसको हाई कोर्ट का जज बना दें। बस। ये तरीकाकार है बस। डिग्री शिग्री कोई नहीं चेक होती, कोई कुछ नहीं चेक होता, सिर्फ लाइसेंस लेने के वक्त आप चाहे मिली भगत करके लाइसेंस ले लें, या उस वक्त तो होते ही अक्सरियत में मिली भगत। दोबारा से सिर्फ एक ये बताएं, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या होती है, यानी क्या अहलियत क्या है इसकी? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो आइन के अंदर अहलियत है वो तो ये है कि 10 साल की एडवोकेट हाई कोर्ट की तजर्बा प्रैक्टिस हो। होनी चाहिए। इस आइनी तरमीम से पहले था कि 45 साल उम्र होनी चाहिए, अब 40 साल उम्र हो जानी, बस 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 10 साल का तजर्बा हो। 10 साल का तो। यानी 3 साल बाद आपको मैं कह दूं कि भाई ये मेरे सिफारशी, मैं मियां दाऊद साहब को जज बनाना चाहता हूँ, तो आप जज बन जाएंगे और मुझे वोट मिलेंगे तो मैं हाई कोर्ट का जज बन सकता हूँ। बस। बस ये तरह। तो ये इसी तरह सारी एंट्रीज हुई थी इन सब लोगों सारी एंट्रीज इसी में से लोग फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जाते, तो उसी में से कुछ लोग चीफ जस्टिस भी बन इसी जाते। में से कुछ लोग चीफ जस्टिस बन जाते हैं। यही सारा प्रोसेस है, और यही सबसे ज्यादा। अब क्या हुआ है तरमीम के बाद, क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ पहले 18वीं तरमीम के तहत एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान था जिसमें जज साहबान मुख्तलिफ नामों के ऊपर गौर करके हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते थे। हम बतौर कानून का तालिब इल्म उस तरीक़ेकार के भी ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उसमें भी हमने देखा कि फेवरेटिज़म पर मुश्तमल की बुनियाद के ऊपर ऐसे नालायक लोगों को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, ऐसे करप्ट लोगों का जज बना दिया गया जो फिर मुस्तकबिल के अंदर मज़ाहिर नकवी साबित हुए। ऐसे कई मज़ाहिर नकवी आज भी मौजूद होंगे। और अब क्या हुआ कि अब उन्होंने इससे ज़्यादा बोगस और गैर शफाफ तरीका, आप उसे कह लें, वो कर दिया कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो हाई कोर्ट का जज बन जाएगा। कोई उसकी क्रेडिबिलिटी, इस कमीशन के मेंबर्स वोट देंगे जी। उस कमीशन के में अंदर उन्होंने कौन लोग होते हैं जी? मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके साथ प्यूनी जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अब आईनी अदालत के जज भी, चीफ जस्टिस भी शामिल कर दिए गए हैं। लॉ मिनिस्टर होता है, अटर्नी जनरल होता है, और अब गवर्नमेंट के लोग होंगे, और उसके बाद 2 मेंबर अपोजिशन से होंगे। ये सारे इस तरीके से करके जिसके पास वोट बराबर, यानी दोनों तरफ बराबर है। गवर्नमेंट के लोग भी, या गवर्नमेंट के लोग इस दफ़ा इन्होंने बढ़ा दिए ना जी। हाँ, गवर्नमेंट के लोग इस दफ़ा इन्होंने बढ़ा दिए, और वो अपना, इससे पहले जो जुडिशरी के लोग थे वही फैसला करते थे। इसका मतलब है चीफ जस्टिस ने तय कर लिया कि मैंने इसको बनाना है, तो बना दिया, वो बना दिया, और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम, अदलिया, हम वकला भुगतते हैं और आज भी भुगत रहे हैं। तो अब ये क्या, ये जो 3 जजेस के पीछे आप पड़े थे, इन तीनों जजेस में से ये सारी पेंशन भी ले रहे होंगे, या इनमें से एक? मज़ाहिर नकवी साहब पेंशन नहीं ले सकते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले की रोशनी में, और जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं वो भी नहीं ले सकते पेंशन, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी बुनियाद से ही उन्होंने कलअदम कर दी। एजाजुल हसन साहब ने चूँकि रिज़ाइन किया था तो वो मेरे पेंशन के हकदार हैं और वो ले भी रहे होंगे। वैसे तो मैं बड़ी नेक नीति से आपकी तरफ देखता हूँ। देखें, होता ये है कि यहाँ पे हमारे माशरे में कोई बंदा खड़ा हो ना शोर के ख़िलाफ़ और ताकत के ख़िलाफ़, तो लोग उसे कहते हैं ये भी तुम करो, वो भी तुम करो। लेकिन चले, आपको कहने में कोई हर्ज नहीं है, पंजाब बार कौंसिल के कई लोग हैं जो 3-3 मरतबा मुंतखब हुए हैं,
उनकी डिग्रियां जैली हैं और पूरे माशरे को पता है डिग्रियां जैली हैं, कोई वकील मियाँ दाऊद नहीं उठता और उनको फारिग नहीं करवाता। वो अपने टाइम टेन्योर पूरे कर चुके हैं। आपके अगर आप चेक करेंगे तो शायद आपको कोई बार का सदर भी मिल जाए। पंजाब के अंदर मैं वो वाहिद वकील हूँ जिसने जमील असगर भट्टी साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस चेयरमैन थे, पंजाब बार काउंसिल थे, उनकी जाली डिग्री जब हाई कोर्ट से डिक्लेयर हुई, उन्होंने कहा कि ये है, उसको रिपोर्ट किया, बबांगे दोहल किया। तब वो वाइस चेयरमैन थे? तब वो वाइस चेयरमैन थे। और उनका कितना टेन्योर होगा? वो तवील अरसे से थे, मेरे ख्याल 10-15 साल से तो वो चीज़ें चल रही थी। उसके बाद एक गुजर साहब थे, शाहनवाज गुजर साहब जो थे, उनके थे, वो निकली। आप मुझ पे ये नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो आप तो आए ना, हम तो 6-7 साल पहले सामने आए, इतने वकालत में इतने बड़े बड़े लोग थे, आजाद लोग थे, साहब कहाँ गए? दुनिया के कोई भी नहीं करता, कोई भी रिस्क नहीं लेता, कोई भी इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता। और हम करते हैं, हम चीज़ें लेते हैं, हम रिस्क करते हैं, बड़े बड़े सख्त केसेस करते हैं। वकालत नाम ही दिलेरी का है, मुताले का है। जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला आपको आजिज़ भी करता जाता है, दिलेरी भी अता करता जाता है। मैं गुजारिश ये करने लगा था कि हमें पता चले सही कि ये चीज़ गलत है, और हमारा शऊर इस बात पे कायल हो जाए कि ये चीज़ है। वो आगे जो भी है बबांगे दोहल करते हैं कि वो गलत है। आप देखें कि हुकूमत की ने CCD बनाई। वही मैं बात करने लगा था कि आप लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। वो कभी समझते हैं आपको प्रो इस्टेब्लिशमेंट, कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, कभी वो कहते हैं इनको वहीं से चीज़ें आती होंगी, लेकिन आपकी हरकतें कुछ ऐसे अजीबोगरीब है कि पता नहीं चलने देता कि क्या हो गया रहा है। CCD के खिलाफ आप गए कोर्ट में और आपने कहा मावरा अदालत कदल है, जो कि मेरा भी शायद यहाँ पर मौक़िफ़ है और मैंने इससे पहले 12 कह चुका हूँ और नाराज़गियाँ भी भुगती हैं। लेकिन आप गए, उस पर क्या हुआ, दलील क्या है? और फिर आपको पब्लिक प्रेशर नहीं आता? पब्लिक प्रेशर भी था। जब हमने यहाँ पे पॉडकास्ट किया ना, मेरे माजिद निज़ामी साहब यहाँ पे सामने बैठे हुए थे, हमने जब ये बात की तो हमें लोगों ने बहुत गालियाँ दी। लोगों ने कहा यार देखो अमन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप तो अदालत में ही चले गए ना, देखिए आपको क्या रिस्पॉन्स आया? वो मैं पब्लिक प्रेशर को तो कभी ज़िंदगी में बॉदर ही नहीं किया कि पब्लिक क्या सोचती है, कानून क्या कहता है, सिर्फ ये देखना है। और हुकूमत की तरफ से कोई चीज़? हुकूमत की तरफ से भी कभी कोई फीडबैक? ये ट्रोलिंग ही हुई है और बबांगे दोहल करते हैं मुस्लिम लीग नून के। आपको पता है कि यहाँ पे प्राइवेट सोशल मीडिया सेल्स जो हैं वो बनवाए होते हैं, लेकिन मैंने कभी इस बात की भी बॉदर नहीं किया कि मुझसे शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हो जाएंगे, मरियम साहबा नाराज़ हो जाएंगी, नून लीग वाले नाराज़ हो जाएंगे, फलान है। मेरा नून लीग से क्या लेना देना? कानून में लिखा हुआ है कि मावरा अदालत गैर कानूनी, गैर आइनी है। 2022 का एक एक्ट आ गया, वफाकी हुकूमत ने पास कर दिया कि इस एक्ट के मुताबिक हर पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी जो है वो FIA करेगी, हर पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी करेगी और उसको अज खुद नोटिस का इख्तियार है। हुकूमत ने वफाकी लेजिस्लेशन करके नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बना दिया, जिसमें इन मावरा अदालत कत्लों को सुपरवाइज करने के लिए 100 मोटो का इख्तियार है। आप कानून ख़त्म कर दें, हमारी पिटीशन वापस ले लेंगे। हमने तो अदालत में जाके सिर्फ इतनी इस्तदा की है कि इस कानून के मुताबिक ये जो पुलिस मुकाबले किए जा रहे हैं ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, ये मावरा अदालत कत्ल है, इसको रोका जाए। बतौर पब्लिक इंटरेस्ट के अपना इतना ही किरदार था हम 10-12 दोस्त वकला का। इससे आगे अदालत उस पिटीशन को खारिज कर दे, अदालत रोक दे, ये अदालत का ख्याल है। हुकूमत समझती है कि ये मावरा अदालत कत्ल ठीक है, तो आज नहीं तो कल हुकूमत को इसका फ़ायदा या नुकसान जो है वो देखने में आ जाएगा। पंजाब हुकूमत ने एक्ट लेके आए प्रॉपर्टी के हवाले से जी, और वो कानून साजी हुई तो आप अदलिया के साथ खड़े नज़र आए और आपने, बल्कि मैं तो एक्स पे देखता रहा, आपने खुल के बोले भी आप। और एक आम तासुर ये है जो अदलिया के मुखालिफ या वकीलों के ख़िलाफ़ ये जो आर्गूमेंट आता है कि वकीलों की दिहाड़ी ख़त्म हो गई। ज़मीनों के केस चलते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में 30 से 40 साल, 50 साल, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, दोनों तरफ वकला की दिहाड़ियाँ लगी होती हैं। एक ही आर्गूमेंट आया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और बुनियाद क्या है उसको चैलेंज करने की? क्या लोगों को रिलीफ मिल रहा था? आपने केसेस वगैरह चेक किए, या आप समझते हैं कि आईनी तौर पे गवर्नमेंट का ये हक ही नहीं है कि गवर्नमेंट इस तरह से फैसले करे? नहीं, हुकूमत का हर तरह की कानून साजी करने का हक है। उसी तरह हुकूमत का ये फ़र्ज़ भी है कि वो अपने कानून के ऊपर अमल दरामद कराए। ठीक है। इस प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के अंदर तनाज़ा क्या था, डिस्प्यूट कहाँ से पैदा हुआ? हुकूमत का कानून, हुकूमत का ऑर्डिनेंस, हुकूमत ही उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही।
उसकी वजह से लोग अदालत आए। अच्छा, वो कैसे नहीं कर रही है अमल दरामद? वो अमल दरामद ऐसे नहीं कर रही कि एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आएगा, कोई शहरी दरख्वास्त देगा तो उसके ऊपर जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो कमेटी है, वो उसके ऊपर इंक्वायरी करके अपनी सिफारिशात जो हैं वो ट्रिब्यूनल को भेज देगी। ठीक है। हुकूमत ने ट्रिब्यूनल बनाए नहीं, वो ट्रिब्यूनल फिर फैसला करेगा कि मैंने इस प्रॉपर्टी को खाली करवाना है या इसके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन पेंडिंग है। अगर कोई अदालत में केस चल रहा होगा तो उस ट्रिब्यूनल का मेंबर, बंदा, नुमाइंदा वो मुतलका अदालत में जाके दरख्वास्त देगा कि ये केस हमारे पास आ गया है, सो हमारी इस्तदा है कि अदालत इस केस को हमारे पास रेफर कर दे। वो भी अदालत का इख्तियार है कि वो करे या ना करे। ठीक है। ये क्या कर रहे थे कि ये अपनी इंक्वायरी करके ट्रिब्यूनल को भेजने की बजाय डायरेक्ट जाके कब्जे ले रहे थे। ओके, यानी वो जो आखिरी वाला हिस्सा था वो नहीं कर रहे थे। ये तनाज़ा था। इसकी वजह से अब लोगों की लिटिगेशन झूठी सच्ची, अगर कोई बंदा अदालत में आ गया, दो फ्रीक लिटिगेशन करते करते सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, फर्ज कर ले पिटिशनर नंबर ए है, उसने पिटिशन फाइल किया है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक ये समझता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है तो और आपके डिप्टी कमिश्नर ने रिश्वत लेके लोगों की जायदादें छीननी शुरू कर दी, तो लोग फिर कहाँ जाएं? ऐसा हुआ। इसी वजह से तो दर्जनों की तादाद में अदालतों में केसेस आए और अदालत को मजबूरन रोकना पड़ा। अदालत का इख्तियार हुकूमत नहीं इस्तेमाल कर सकती, ठीक, हुकूमत का इख्तियार अदालत नहीं इस्तेमाल कर सकती। इसी के बाद एक सोशल मीडिया पे चीज़ें कुछ वायरल हुई, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है मोहतरमा, उनके हवाले से कि उनकी चीज़ों के हवाले से क्या वो सही था या फेक था, वो क्या था? हुआ ये कि जैसे ही मौजूद चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम साहबा ने उसको स्टे किया तो पंजाब हुकूमत की निगरानी में, क़यादत में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ात के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए गए। और आड़ क्या ले रहे हैं कि अदालत की कारकर्दगी, अदालत के केसेस, हालांकि वो बड़ी मामूली तादाद है। सबसे ज़्यादा केसेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के हुकूमत के पास आज भी पेंडिंग है। हुकूमती इदारों में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। अगर पंजाब हुकूमत का कोई बंदा मनाजरा करना चाहता है, फैक्ट्स के साथ चैलेंज करता हूँ, आमने सामने बैठ के फिगर्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी हाई कोर्ट्स के अदलिया के अंदर, पूरी अदलिया के अंदर कितने केसेस पेंडिंग हैं और पूरे पंजाब के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कितने केसेस पेंडिंग हैं, वो कर लेते हैं। इन्होंने कंपेन चलानी शुरू कर दी और इंतहाई फजूल कंपेन चलवाई। उसके बाद फिर सेकंड फेज के अंदर अब देखें, मरियम नवाज साहबा को खातून होते हुए एक चीफ जस्टिस के ऊपर ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए था कि आपके फैसले से लैंड माफिया को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अगर इसके काउंटर में आप मरियम नवाज साहबा के ऊपर कोई बंदा ये एलिगेशन लगाए कि आप लैंड माफिया की सरगना हैं, तो यकीनन मरियम नवाज साहबा की ज़ात को, उनके दिल को दुख पहुंचेगा। ठीक है, और ये अनारकी है। लेकिन बीइंग चीफ मिनिस्टर आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। वो ऐसा हौसला मिला कि उसके बाद फिर एक लाइन लग गई सोशल मीडिया के ऊपर जिसके अंदर चीफ जस्टिस की कैरेक्टर, ठीक है, और उसके बाद फिर हमें मजबूरन अदालत के अंदर आके पब्लिक इंटरेस्ट में रिट फाइल करनी पड़ी। और देखिए, मुस्लिम लीग नून आयरलैंड का सदर इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहा है कि आप यकीन करें कोई इंसान उसको नहीं कर रहा। और उसके तमाम के साथ तस्वीरें हैं, नवाज शरीफ साहब के तस्वीर, शहबाज शरीफ साहब के तस्वीर। और अगर आप हमें ये कहें ओहदेदार है ना, ओहदेदार है, तो आप हमें ये कहें कि वो आपके कहने पर नहीं कर रहा, खुद से कर रहा था, तो ये आवाम तो नहीं इस बात को मानती। हम तो यही समझते हैं कि आपके कहने के बाद उसने शुरू किया और आपने उससे नाजेबा गुफ्तगू करवाई। खातून होकर आप खातून को गालियां निकलवा रही हैं। ठीक है, तो इस पे आप चले गए, लेकिन वो मैंने जो पूछा ना, जो बातें आई हैं, क्या वाकई हुकूमत कुछ बेसलेस, फेक, फजूल, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर हो भी तो किसी जज को निकलवाने के लिए ये मवाद नहीं चाहिए। मुझसे मशवरा कर ले, मैं बताऊंगा किसी हाईकोर्ट के जज को निकलवाने के लिए मिसकंडक्ट कैसे बनाना है। तो इसका मतलब वो सिर्फ कैंपेन थी इसके रद्द-ए-अमल में ब्लैकमेल करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। अब ये बताएं कि जस्टिस आसिफ साहब के बेटे वाला आपके सामने ये केस, लोगों ने सोशल मीडिया पे आपको टैग किया होगा कि यार वो देखें, उन्होंने तो कुचल दिया, लड़कियों को कुचल दिया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। तो आपको लोगों ने किया इस तरह से? बहुत ज़्यादा किया, लेकिन तो क्या जवाब दिया आपने फिर? वो जवाब क्या देना है गैर ज़रूरी बातों का। जज के बेटे का कंडक्ट जो है वो जज के कंडक्ट के ऊपर जो है वो नहीं देखा जा सकता।
हालांकि लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या असरअंदाज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो जब जज कहते हैं जब अगले दिन या उससे अगले दिन पेशी थी, पहले दिन से हाँ। एक्चुअली पहले दिन से जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं बावजूद इसके असूली तौर के ऊपर समाजी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर अपनी औलाद के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इसके बावजूद ये अफसोसनाक वाकया हो गया। तो वो पहले दिन से अपने बेटे के साथ नहीं, वो उस मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हुए थे और वो मुसलसल खड़े हुए थे। और हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुसलसल फैमिली से कोई दबाव नहीं, उन्होंने सिर्फ मादरत की उनसे, अगर आप मुझे वैसे माफ़ कर देते हैं तो माफ़ कर दें, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ये थ्रू आउट जस्टिस आसिफ साहब का यानी ये फिर आप कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स हमने चेक किया आपने? जी ये बिल्कुल चेक। और वो जो उस फैमिली के ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर ये वो कुछ नहीं आया, कोई दबाव नहीं है, उन्होंने खुद ही माफ़ कर दिया? फिर उन्होंने खुद ही माफ़ कर दिया। ठीक है। और वो लड़का कम उम्र था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, सारा कुछ था हुकूमत के पास, तो उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकती ऐसे मौके पे? स्टेट कर सकती है, स्टेट कंप्लेंट फाइल करके उसको प्रोसिक्यूट कर ले। सारे काम जो है वो मेरे और आपके करने की, वही मैं कह रहा हूँ ना, सारा कुछ मियां दाऊद ने तो नहीं करना ना। हुकूमत स्टेट भी कुछ करे। हाँ, तनख्वाहें लेते हैं, पुलिस लेती है तनख्वाहें, प्रोसिक्यूटर्स तनख्वाहें लेते हैं। अच्छा, आप आपके बारे में एक तासुर है, आप आग में हाथ डाल लेते हैं जाके, जैसे इमरान खान वाला वजीराबाद वाला केस, इमरान खान पे गोलियां चली, इमरान खान इस मुल्क के मकबूल लीडर हैं और उनकी जो लीडर नहीं है, चले आपका डिसएग्री है, ठीक है, मेरा बयानिया भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक जिसम मियां नवाज शरीफ है, इमरान खान है, एक मकबूल लीडर। अच्छा, तो आप उनके वो थे, नवीद साहब थे गालिबन, उनका नाम नवीद था, जो मुलजिम, जो मुजरिम, अब तो मुजरिम कहेंगे, वो मुजरिम है, पहले वो मुलजिम थे, तो उनके आप वकील थे। क्या वाकया था और ये केस आपके पास कैसे आता है, और आपको क्या लगता है, फैसला तो हो चुका है कि आप कुछ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं, मैं कल भी इस बात का हामी हूँ कि इमरान खान के ऊपर फायरिंग करने वाला मुलजम नवीद जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छा। इसका ना ये मौके के ऊपर इसका कोई किरदार एविडेंस इसकी ट्रायल कोर्ट के अंदर सामने आई, और ना ही कोई ऐसा कोरैबोरेटिव एविडेंस जो है वो सामने नहीं आया जिससे ये साबित होती हो कि ये शख्स वहाँ पर मौजूद था। ये मौके पे था ही नहीं, ये मौके पर था ही नहीं, क्योंकि मुसलसल तमाम ट्रायल कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा अफसर जो है वो शहादत देने के लिए आया और सब ने कहा कि सिक्योरिटी के इंतहाई फूल प्रूफ इंतजामात थे। वॉक थ्रू इमरान खान की हुकूमत थी पंजाब में परवेज इलाही साहब की उनकी हुकूमत थी, तो इमरान खान की हुकूमत थी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, और सब ने दुराने शहादत इस बात को तस्लीम किया कि इतने वॉक थ्रू गेट्स के ऊपर जितनी भी सिक्योरिटी तैनात थी, किसी ने भी इस बात की कॉल नहीं चलाई, वायरलेस नहीं चलाई कि कोई मशकूक शख्स असला लेकर अंदर आ गया। वो असला तो वहां तक पहुंचाए ना आप। तो ये गिरफ्तार कैसे हुआ? सर कुर्बानी का बकरा ये वहाँ पे गया है देखने के लिए, जैसे सारे लोग गए हैं देखने के लिए, जलसे जुलूस करने के लिए, जैसे सारे फायरिंग हुई है वहाँ पर, जैसे सारे भागे हैं ये भी भागा है, और इसको उन्होंने किसी ना किसी के ऊपर, अच्छा फर्ज करें मौके पे पुलिस ने गिरफ्तार किया इसको, पुलिस ये कहती है कि हमने इस शख्स को मौके से गिरफ्तार किया है, और उससे बरामद किया कुछ उन्होंने, असला या कोई चीज? असला सर यहाँ पे आप सीसीडी वाले जो हैं वो किसी पे 20 किलो डाल रहे हैं, 20 से 30 किलो, पुलिस का क्या है, जिसको मर्जी जो मर्जी। चले, पुलिस का बयान क्या था? पुलिस का बयान ये था कि हमने इससे एक पिस्टल जो है वो बरामद किया, और ये जो था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी मजहबी जमात का कारकुन था? नहीं, किसी जमात का कारकुन नहीं था, ये गैर सियासी था सर। ये जो नहीं होते कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूर, ये वो मजदूर आदमी है। आप देखें अगर, और जो वो लड़का था जिसने कहते हैं इमरान खान की जान बचाई, जोड़ा नाम था उस लड़के का, उसकी किससे हाथापाई हुई थी? सर वो तो बंदा भाग गया। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आप उस वीडियो को, वो वीडियो अदालत में चलाई गई। अच्छा, चलाई गई वो वीडियो अदालत में चलाई गई। वो उस शख्स का मुंह परे को है, पीछे से वो पीटीआई का लड़का उसको पकड़ रहा है, फायरिंग होती है और वो भाग जाता है। वो बंदा तो जब भाग गया है तो फिर ये कैसे है? आप कहते हैं वो भाग गया, फिर कहते हैं वो मौके से पकड़ा गया, फिर कहते हैं उससे ये पिस्टल बरामद हुआ, फिर आप अदालत में आके कहते हैं इस पिस्टल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 गोलियां पड़ सकती हैं। अदालत में आके आप कह रहे हैं, स्टेट कह रही है, ठीक, और उस 8 गोलियों वाले पिस्टल से आप 25 फायर मरवा रहे हैं कंटेनर के ऊपर। कंटेनर पे 25 फायर हुए थे तकरीबन। इतने पिस्टल वही थी, यानी जो पता है? नहीं, वो मैच नहीं करती। वो कौन सी गोलियां थी? वो कोई और गोलियां सर, वो मैच नहीं करती। वो
अच्छा ये लड़का जो है वो नीचे खड़ा हुआ है, कंटेनर ऊपर है, सारी गोलियां पीछे से लग रही हैं। वो क्या गोलियां हैं, पीछे से गई है घूम के, कोई खलाई गोली थी जो जाके पीछे से इमरान खान साहब के बकौल उनको लगी है। ये तो कभी इस केस के परत खोले ना, इन्वेस्टिगेट करके एक एक डॉक्यूमेंट देखें, या तो ये बंदा वहां पर था नहीं और इसको प्लान किया गया और अच्छा ये चले, पकड़ के आप कुर्बानी तो का उसके बकरा बनाया वकील थे, गया। उससे जो आपकी बातें होती रही, उसने क्या आपको क्या बताया था? वो कहता है कि सर मैं तो इमरान खान देखने के चक्कर से फड़या गया। अच्छा, बस। और उसकी हमदर्दी किसी सियासी जमात, किसी सियासी जमात से हमदर्दी, वो सिर्फ एक बड़े लीडर को देखने गया जी, लीडर आया है तमाशबीन था हमारे इलाके और में, आगे और वहीं का रहने वाला था वो वहीं का रहने वाला, उससे पिछले गांव है उसका, तो वहां से ये वो रहने वो वाला। उसको उम्र कैद होगी, उसको उम्र कैद की सजा आपने होगी। फिर आगे गए? उसकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और जिस तरह सारे गिरियाजारी करते हैं वही हमारी गिरियाजारी है। 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, उसकी अपील जो है वो फिक्स ही नहीं कर रहे। लेकिन उस वक्त ये केस इतना बड़ा था, चाहे जो भी है, आप देखें ना, आप मुझे अब बता रहे हैं ना खुल के, वो जो लड़का पकड़ा भी गया, या जिस पे इल्ज़ाम भी लग गया कि इसने इमरान खान पे गोली चलाई, उसके ऊपर तो लोग फिर उसके मुखालिफ हो जाते हैं और फिर उस वकील के भी मुखालिफ हो जाते हैं। आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा? बड़ा सामना करना पड़ा। आज के दिन तक लोग जो है ये जो कल्ट है, ये आज के दिन तक उसका रिएक्शन निकालते रहे। मैं ना होता तो कोई और उसका वकील हो जाता, किसी ना किसी ने तो उसका वो आप वकील होना तक पहुंचे कैसे खुद, यानी आपकी शोहरत सुन के? नहीं शोहरत क्या सुन के, बस है मैं गरीब आदमी, मैं आपको पता है मेरा एक इख्तिलाफ राय है पे तरीके एक सवाल है वैसे, चाहे आप जवाब देना चाहे ना दें। नहीं, आप हर सवाल खुलकर पूछ सकते हैं, सख्त से सख्त सवाल पूछ सकते हैं। मुआवजा लेके लड़ा ये वाला केस? हाँ जी बिल्कुल, मैंने मुआवजा लिया, उसकी फैमिली से मुआवजा लिया, और मुआवजा लेके फीस लेके लड़ा। नॉमिनल से थी वो केस, कुछ केसेस जो है वो फीस के लिए नहीं लड़े जाते। आपको लगता है कि यार एक मासूम बेगुनाह बंदा जो है ऐसे बलि का बकरा बन गया? Why I was engaged in this case, ये मैं आपने सवाल पूछा, मैं वो बताने लगा था। मैं एक दिन दफ्तर बैठा हुआ तो मुझे एक फ़ोन आया मेरे दोस्त का, कहना यार मियाँ कितने तू? मैं कहा मैं दफ्तर ही बैठा। तो कहना यार आ रहे हैं रोटी मंगवा। वो हमारी बेटे ने कहा जी, मैं क्या आजा। आया तो उसके साथ ना एक खातून बेचारी है, साथ एक बंदा और एक उसका छोटा सा बच्चा। हाँ खाना खुना मंगवा लेता है। मैं क्या खैर है, किधर भजा फिर रहे हैं? कहना यार एक वकील करन गए हैं, वो भी नहीं बनया, फिर एक दूसरे वकील को ले गए हैं, उन्हें भी रिफ्यूज़ कर देता है, तो मैं ਅਸੀਂ वापस जाने पैसा मैं क्या रिफ्यूज़ कर देता। एक तू ਕਿਹੜਾ मैं क्या ਉਹਦਾ अभिनंदन का केस है ਜਿਹੜਾ वकील नहीं करता पे, वरना वकील तो केस फौरन लेते हैं। फ़ौरन लेते हैं। उसने बताया कि यार ये है वो जो वज़ीराबाद वाला हमला नहीं हुआ, उसका मुलज़म जो है वो पकड़ा हुआ है, तो ये उसकी फैमिली है, इसका केस नहीं कोई कर रहा। बस वो उसके बताने में और मेरे बोलने में जितना फ़र्क था ना, 9 सेकंड्स का, मैंने कहा यार इनसे पूछें, अगर इनको इतराज़ ना हो तो मैं इनका केस करूं। सिर्फ कमिटमेंट ये चाहिए कि ये भागेंगे नहीं। और वो इस वजह से कि 2 महीने हो गए हैं, नीचे रिमांड चल रहा है, उस बेचारे की तरफ से वकील ही कोई नहीं पेश हो रहा। कोई तो जाके वो अपनी प्ली ले ना, सच्ची झूठी, ऐसे कोई उसको डिफेंड करने वाला तो भी स्ट्रेट नहीं देती वकील। वो तो जब ट्रायल चलना था तब था ना, रिमांड के दौरान कोई बंदा उसके पेश ना। वो मेरे वो दोस्त वकील था, हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं, वो उधर करता है वज़ीराबाद में। तो बस फिर मियाँ साहब वकील हो गए थे, फिर मियाँ साहब ने सारा और उसके जो घर वाले थे उनको कभी बाद में कोई धमकी या उससे पहले कोई अक्सर लोग जाते रहते हैं उनके बकौल, उनको जाके बताते हैं हम फलां एजेंसी की तरफ से आए हैं, फलां स्पेशल ब्रांच की तरफ से आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, धमकियाँ, इन्फॉर्मेशन। आपको पता नहीं इन अदारों का धमकी देने का बड़ा एक नेचुरल सा, वैसे भी किसी इस तरह फैमिली के पास कोई इदारा वैसे ही चला जाए सरकारी, तो लोग डर जाते हैं। पुलिस वाला सर कांस्टेबल अगर चला जाए तो बेचारे शाम। तो आगे आपका क्या प्लान है? पूछ रहा हूँ, आपके पिछले देख के 7 सालों में आपके मामला देख के मैं आगे बढ़ना, जैसे अल्लाह पाक का हुक्म हुआ उस तरीके से हो जाएगा। सही नहीं, आप वैसे किसको आप अपना समझते हैं कि यार इस वकील की तरह मैं बनना चाहता हूँ, या कोई 3-4 चेहरे या कोई भी नहीं, क्या आप अपनी तरह की कोई? मैंने कभी किसी को आइडियलाइज नहीं किया कि मैं फलां वकील की तरह का बनना चाहता हूँ। फलां बड़े बड़े अच्छे वकील हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, लेकिन कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि मैं फलां की तरह का बनता हूँ। मैं एक अपने मजाज का आदमी हूँ, अपनी नेचर का आदमी हूँ, अपना लाइफस्टाइल है, अपनी पढ़ने का बोलने का तरीकाकार है, मैं किसी की तरह का हो ही नहीं सकता। एक केस में तो आपको तकरीबन 40-50 करोड़ की ऑफर हो गई थी जो पैकेज था, तो इन बाकी 2 में नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं, वो पहले ही तजर्बा नाकाम हो गया ना, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो विकने वाला है ही नहीं। तो आप वैसे जो है एक अच्छे वकील की क्या समझते हैं? एक अच्छा वकील कैसा होना चाहिए? अगर आप
कोई इशारा कर सकें किसी तरफ, कैसा करें, किसकी तरफ करें? सारे वकील ही अच्छे होते हैं, पढ़ना लिखना चाहिए, बस अपना काम करना चाहिए, रेगुलर ये जो करना तरमीम आई हैं इसके बाद अदालतें ठीक हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं? चाहिए। नई अदालतें ख़राब हो गई हैं। मैं पहले हामी रहा हूँ 26वीं और 27वीं तरमीम का, लेकिन अब प्रैक्टिकली जो पिछले 3-4 महीने में मैं हालात देख रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हैं, जज साहबान बहुत ज़्यादा खौफ के शिकार हैं। बिलखसूस जो हुकूमत और हुकूमत के हामी वकला हैं, वो जज साहबान को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जज साहबान को तबादलों के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुना आजकल तो बलूचिस्तान की धमकी दी जाती है। धमकी दी जा रही है, और इस तरह की उनको अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले आप हामी थे, आपको ये लगता था मैं कि ये यार समझता- हमेशा अदलिया जो है थोड़ा सा आगे निकल के खेलती थी? आगे निकल के खेती। देखिए, मैं तबादलों का आज भी हामी हूँ, क्योंकि ये आइन के मुताबिक है, पहले भी आइन में थे। पहले में सिर्फ फ़र्क ये था कि आपने मुतलका जज की कॉन्सेंट के बाद करना है। तो अगर कॉन्सेंट से तबादला हो सकता है तो फिर विदाउट कॉन्सेंट भी जो है उसमें कोई मुमानत नहीं है, इतना ही। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाह रही है, जजेस को ब्लैकमेल करके, टारगेट करके, वो गलत है। उस गैर अलानिया, गैर रस्मी, बंद कमरों की गुफ्तगू में जो उनको धमकियां दी जा रही हैं जज साहबान को, उसकी वजह से हम समझते हैं कि ये गलत है। ये इन्होंने जुडिशरी को पैरालाइज कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ, बावजूद इसके कि जज साहबान अंडर थ्रेट हैं, लाहौर हाई कोर्ट के तो मैं बहुत सारे जज साहबान को जानता हूँ कि जो हुकूमत के हामी वकला की थ्रेट्स की वजह से परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने परसों कल एक अदालत में खड़े हुए देखा कि वो जज साहब जो हैं उन्होंने बगैर प्रेशर लिए केस का फैसला जो मेरिट के मुताबिक बनता था, जो अदालती कार्रवाई बनती थी, उन्होंने वही की। प्रेशर था। अब मैं पीछे खड़ा ये बात को महसूस कर रहा था कि अब ये फलां वकील साहब आए हैं और ये मतलब जज साहब जो है ना, अब ये उधर डंडी मारेंगे। थोड़ी सी अदालती कार्रवाई उस तरफ चली भी, डंडी मारने की तरफ, तो लेकिन उसके बाद अचानक मैंने महसूस किया कि नहीं, अभी भी उम्मीद कायम है। जज साहबान ऐसे हैं। अभी भी चल रहा है कि बार के सदूर डन बेस केस ये चल रहे हैं अभी भी सिलसिला, ये या हमेशा से ही चलता है, तो इसके खत्म होने के इम्कान है कोई? कभी भी नहीं खत्म हो सकते। अच्छा, इस कायनात के, इस दुनिया के अदालती निज़ाम के अंदर ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये शिकायत हमेशा से मौजूद रही हैं, रिश्वत की, फेवरेटिज़म की, डन बेसिस की। हर इलाके, हर मुल्क के अंदर अल्फाज बदल जाते हैं, तरीक़ाकार बदल जाता है, लेकिन ये चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये रोक नहीं सकता। ये तो फिर जैसे आप बार के सदर या सेक्रेटरी बने तो आपकी फीस बहुत डबल ट्रिपल हो जाती है। वो इसी वजह से तो बनते हैं। अब तो ये बिजनेस है, अब कौन सा ये सीट ऑफ ऑनर है। पहले ये सीट ऑफ ऑनर होती थी, सदर का ओहदा या बार का कोई ओहदा, अब ये बिजनेस है सर। बिजनेस की एक वाकया कराची में पेश आया था, वो रजब भट्ट वाला, मियां अली इशफाक वाला, आपने वीडियो देखी हो, तो मार रहे हैं वकील। तो आपको दोनों में से कंडक्ट किन का ठीक लगा? यानी रजब भट्ट साहब ने भी गलत बोला था, उनको इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। और वकला साहबान को भी चाहिए था कि वो, वकील के पास ना कि अपना बदला लेने के बड़े कानूनी रास्ते मौजूद हैं। ये नहीं कि आते साथ थप्पड़ मारना शुरू कर दो, ये नहीं करना चाहिए। बड़े कानूनी रास्ते मौजूद हैं और वो कानूनी रास्ते इख्तियार करने चाहिए। ऐसी की तैसी वो कानूनी रास्ते थप्पड़ मारने से ज्यादा सख्त है सर, चाहे आपके मुकाबले। लेकिन इसका मतलब है कि कोई प्रोफेशनल वकील इस काम की तरफ नहीं आता। थप्पड़ नहीं मारना, थप्पड़ मारने वाला जो एक खास गिरोह है, इसके साथ लड़ना, गालियां निकालना, पुलिस वालों के साथ, सरकारी इलाकों अफसर के साथ बदतमीजी करना, गालियां निकालना। कभी कभी आपको लगता है नहीं बदमाश बने हुए हैं वकील? नहीं, वकील नहीं, देखे ना, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। चंद काली भेड़े, वो चंद काली भेड़े, वो हमेशा से थी, हमेशा से मुखालफ थी। हम कल भी उनके मुखालफ थे, आज भी मुखालफ हैं, हमेशा मुखालफ रहेंगे। अलानिया थे, अलानिया हैं, अलानिया रहेंगे। हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर डिस्पेंसरी है। वो सारा दिन वहाँ पे बैठे छोटे वकील, बुजुर्ग वकील, लेडी लॉयर, छोटी छोटी आगे दवाइयाँ ले रहे होते हैं, टेस्ट लगा रहे हैं। बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, बड़ी मेहरबानी है, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा ज़्यादा रीवैम्प कर दिया है, वो चल रही है। वहाँ पे एक दिन हुआ कि एक ना लाहौर के बड़े वकील हैं, बड़े मशहूर हैं वकील, वो ना जी तगड़े बदमाश लड़ाके, अब्दुल समाद बिस्रिया साहब, लाहौर का कोई वकील नहीं उनके आगे ना जुर्रत करता खड़े। वो आए और उन्होंने आके वहाँ पे ख़वातीन डिस्पेंसरी के साथ बदतमीज़ी की। मैं रूटीन से अपने केसेस से फ्री होके आया, आके बैठा तो अचानक पता चला कि डिस्पेंसरी बंद है। पूछा जी क्यों? उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे एक वकील साहब आए थे, वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करके गए हैं। तो वो स्टाफ तो बैठा रो रहा है,
कि अब हम क्या करें। अच्छा मैंने कहा जी, मैं गया जाके बेटियों को पूछा, मैंने कहा पुत्र की होया, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ बैठे होने हैं, साडा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ज़्यादा इंटरेक्शन है। उन्होंने बताया कि जी ये हुआ है और हम जाके सदर को भी बता के आए हैं। मैं गया सदर साहब के कमरे में जाके पूछा, जी वो कौन सा आपने वकील साहब जो इतने रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों वकला जो हैं और उनकी को मिलने वाली जो सहूलत है उसको डिस्टर्ब करने के लिए आ गए। वो पता चला जी वो अब्दुल समद बिस्रिया साहब है। तो मेरे अंदर का रिपोर्टर जाग गया मैंने अपना वो मोबाइल कैमरा ऑन किया, वहाँ पे खड़े हुए बड़े महज़ब अंदाज के अंदर गुजारिश की कि और पूरी कम्युनिटी को बताया कि ये अब्दुल समद बिस्रिया साहब यहाँ पर ये हरकत करके गए हैं, ये मौक़िफ़ करके गए हैं। अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी, इनसे इन बेटियों के सर के ऊपर आके हाथ ना रखा, तो हम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपना महज़बाना अंदाज एहतजाज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर करते रहें। ठीक 1 घंटे के बाद आके उन्होंने मदद कर ली, द वीडियो अपलोड हुई और ठीक 1 घंटे के बाद आके उन्होंने ख़वातीन से मदद कर ली। तो हम काली भीड़ों के ख़िलाफ़ चाहे जो भी हो, जहाँ भी हो। यादगार आपका कौन सा केस है? वैसे तो बड़े यादगार हैं, लेकिन जो आपको बड़ा खुद बंदे को होता है ना, कोई बंदा हम टीवी शो करने जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये इंटरव्यू, ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ज़िंदगी भर याद रहता है। एक पीएचडी रिसेंटली हुआ, एक एमफिल पास बच्चा है, उसको ननकाना के अंदर उसने पटवारी भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन दी, तो वो मेरिट पे आता था लेकिन उसको तो भर्ती ना किया गया और उसको जो बाकी लोग थे सियासी सिफारिशें इंक्वायरीज में भी आया कि वो लोग एलिजिबल नहीं थे, उनको पटवारी भर्ती कर लिया गया। तो वो किसी सीनियर वकील साहब के पास गए तो उनका केस उन्होंने खारिज करवा दिया, तो उन्होंने अपील फाइल करनी थी, तो वो मेरे पास आए, उसके साथ उसका उस्ताद आया। अच्छा। और मैं तो इस बात के देख के आज के दौर में भी हैरान हो गया। वो मैंने उस बच्चे को पूछा कि यार तू एमफिल किया है, तू क्यों पढ़ना चाहता? कहना जी मेरे वाले साहब ने मेरे तो बड़ी मेहनत की थी, तो मेरा उस्ताद जड़ा ना उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है तो मैं करना, तो मेरा केस बनता। वो मैंने देखा वो बिल्कुल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब की जहालत की वजह से ना वो केस ख़राब हुआ था। वो हमने उसकी अपील फाइल की, ये भी रिसेंटली 2 सालों के बाद उसका केस का फैसला हुआ। तो मुझे अंदर से जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई ना, वो उस गरीब बच्चे को पटवारी की नौकरी मिल गई है, उसकी खुशी हुई। ये मैं समझता हूँ वो एमफिल था वो एमफिल और पटवारी बनना चाहता था। वो पटवारी बनना चाहता था। चलो वो तो ठीक है, इलाके का है, उसका रोजगार और 2 साल बाद फिर उसे मिल गई नौकरी। हाँ जी, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बस मुझे वो केस यार, मुझे खुशी ही सिर्फ उस केस की। नॉर्मली मैं अपने कभी केसेस को अपनी फेसबुक से कम करता हूँ, लेकिन उसकी बाकायदा तहरीर लिख के उसको अप्रिशिएट करके उसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरा वो याद करता हूँ। बाकी ये मुज़ार नकवी साहब वाला केस, इमरान खान वाला केस, जहांगीर साहब वाले केस, इनको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने हमेशा इस जहन से लिया है कि लोगों के नज़र में ये बहुत बड़े केस हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे बाएं हाथ का काम था, करके वो परे मारा। इसमें क्या था, 2 जमा 2 का सीधा सीधा। आपको तो बड़ा फ़ायदा होता होगा, सारे आपके कलीग हैं वो ख़बरें लगाते होंगे, आपके हक में चीज़ें करते होंगे, मीडिया की सपोर्ट वैसे ही आपको हासिल है, आप इसीलिए इतने बेखौफ होके चलते होंगे। नहीं, हर वो शख्स बेखौफ है सर जिसको पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ज़ात है, जो वक्त जिसका जिस तरह का लिखा वो आ जाना, तो इसमें खौफ करने की क्या ज़रूरत है। आज जिंदा है कल नहीं होंगे, इस मिनट में जिंदा है अगले मिनट में नहीं होंगे, तो फिर खौफ डरना किसी से क्यों? डरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से चाहिए। जब मुज़ार नकवी साहब के केस में भी बहुत ज़्यादा धमकियों का जो सिलसिला है वो बहुत बढ़ गया, तो वो मैंने फिर उनको गुजारिश की कि यार मैं आपको कितनी की दफ़ा बताऊं कि मैं सिर्फ आपकी धमकियों से नहीं डरता, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। तो आपकी मेहरबानी, आप ये जो हरकतें करते हैं ये ना करें, मैं आपके सामने खड़ा हूं, चलें करें शुरू, खोलें, आप भी अपना काम शुरू करें, मैं भी करता हूँ, मेरे में हिम्मत हुई, मैं जीत जाऊँगा, आप में तो आप में जीत जाएंगे। और देन उसके बाद फिर उनका धमकियों का सिलसिला जो है वो ख़त्म हुआ। और आप जहाँ पे भी जाते हैं ना, आपको इग्नोर करना मुश्किल होता है ना। आप थोड़े हमारे साथ जब प्रेस क्लब के इलेक्शंस वगैरह में भी आप वहाँ पे तकारीर करते थे, जज्बाती होते थे, नारे लगाते थे, तो आपको इग्नोर करना मुश्किल है। आपके एक साहब का बॉस तो वज़ीर दाखिला बन गए, हाँ, मोहसिन नकवी साहब, और आप दोनों के साथ क्लोज थे मेरे ख्याल, लेकिन शुएब शेख के साथ ज़्यादा क्लोज हो गए थे बोल में। नहीं, मैं मोहसिन नकवी साहब के साथ मेरी ज़्यादा थी, कंफर्टेबल रहा। हाँ। और आपको पता है मोहसिन नकवी, मैं ज़ाती तौर के ऊपर ना जी एज अ मीडिया ऑनर, मोहसिन नकवी जैसा मीडिया मालक ना कभी आया, ना कभी आ सकेगा। मोहसिन नकवी साहब जैसा दोस्त जो ना कभी आया ना कभी आ सकेगा। अभी कायम है दोस्ती?
हाँ, हमेशा से कायम है, मतलब दोस्ती कभी ख़त्म ही नहीं हुई। हम हमेशा हाज़िर हैं। मोहसिन साहब के ख़िलाफ़ जब उनका नॉमिनेशन आया वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो पीटीआई ने बड़ी उसकी ट्रोलिंग की। तो बगैर किसी के कहे, बगैर उसके, साडा यार है तो यार है, जिथे मर्जी रहे, साडा दोस्त है, वो दोस्तनुमा बॉस हमेशा, तब मेरे लिए नहीं, तमाम अपने इदारे के मुलाजमीन के साथ मोहसिन नकवी साहब का यही कंडक्ट रहा। हमने दबा के डिफेंड किया मोहसिन साहब को। पीटीआई ने अपने वो जारी की रिपोर्ट के कौन ट्विटर अकाउंट से सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग जो है मोहसिन नकवी साहब की हमायत जो है वो हो रही है, तो मैं पहले नंबर पे आया। अच्छा। और शुएब शेख साहब जो थे, इनका मामला बड़े बोल वाले, एग्जैक्ट वाले, इनके मामला बड़े ख़राब भी हुए और आप कोर्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। इनका जो मामला हुआ था कि जज को रिश्वत देने वाली बात, वो ठीक थी? नहीं, वो मेरे नोटिस में नहीं, मैं वो शायद मेरी वो अपॉइंटमेंट से पहले का वाक़या है। अच्छा, मैंने इसलिए उसको प्रूव भी नहीं और वैसे अगर आपने काम किया, क्योंकि मुझे याद है कि शुरू में तो बोल में जब हायरिंग होती थी ना, तो एक ऐसा माहौल था कि लगता था कि शुएब शेख जो है एक बड़े ही कोई देवता किस्म के आदमी हैं। पाकिस्तान की मीडिया साफ़ी बरादरी ये समझती थी कि जिसको बोल से इंटरव्यू की कॉल नहीं ना आई, वो साफ़ी नहीं है, नहीं है साफ़ी। इतना और जिस तरह से इंटरव्यू होता था या माहौल एक होता था, बाज़ दफ़ा तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक इंटरव्यू में ऐसे भी होता था कि आवाज़ आ रही होती थी, तस्वीर नहीं आ रही होती थी किसी की, तो इससे भी एक माहौल बन जाता था कि यार पता नहीं कौन आदमी है। मैं आपको याद बताऊं, मैं एक दफ़ा बोल टीवी लाहौर में इंटरव्यू देने गया, तो ठीक 3 मिनट के बाद मुझे मोहसिन नकवी साहब ने सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। ठीक है, कि तू वो थे इंटरव्यू देने के आए। वो प्यार करते थे, वो कहते थे कि तुमने छोड़ के नहीं जाना, लेकिन मैं चाहता था कि नहीं आगे बढ़ो। नहीं, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था सिटी 42 के अंदर, बहुत काम का प्रेशर था, तो मैं जान छुड़ाना चाह रहा था कि यार सुकून से नेशनल मीडिया के अंदर काम करेंगे। तो वो हरकतें और माहौल तो उसका वाकई था कि किधर से आवाज़ आ रही है। अब देखें, मैं जैसे यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ से भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करके ये दरवाजे के बाहर निकलूँ और टर्मिनेशन दूसरी तरफ और सर दूसरी तरफ से मुझे बॉस के पीए का फ़ोन आ गया कि यू आर सस्पेंडेड, ये फैसिलिटी भी वापस करें, ये भी वापस करें, आपने कल से ऑफिस। फिर आप बोल के हो गए उसके बाद? नहीं, वो फिर उसके बाद वापसी हो गई थी। हाँ, मोहसिन साहब की ये भी बहुत बड़ी खूबी है कि वो वापस भी ले लेते हैं, डांट डोल करके, और बड़े दिल का आदमी है। शुएब शेख कैसे आदमी, मैं समझना चाह रहा हूँ, आप देखें बहुत अच्छे आदमी है। बस वो चूंकि उनका बैकग्राउंड नहीं था जर्नलिज्म का, इसकी वजह से वो मार खा गए। अदरवाइज इंसान, मैंने 3 साल उनके साथ काम किया, इंसान वो भी बहुत अच्छे। लेकिन वो मोहसिन साहब का प्लस पॉइंट ये है कि वो सारी चीज़ें खुद फैसला करते हैं, खुद मॉनिटर करते हैं, खुद देखते हैं। उन्होंने जो भी फैसला करना है, किसी वो कानों के कच्चे नहीं है कि फलां के कहने के ऊपर ये काम कर दिया। शुएब साहब के चूंकि फैसले तो सारे वो खुद करते थे, खबरें कौन सी चलेंगी, कैसी चलेंगी, नहीं, वो नहीं करते थे। कैसे कौन करता था? बस ये साथ के शाह से ज़्यादा शाह के वफादार वो इस तरह के फैसले करते एक पाकिस्तान की कामयाब जो चैनल था जो ना हो सका उस तरह से लॉन्च, जिसकी हर तरफ धूम थी, आप उसके बाद आए, लॉन्चिंग के बाद में आप शामिल हुए? जब उसके ऊपर जवाल का वक्त आया ना जी, बुरा वक्त आया, मैं तब आया था। अच्छा। और बस फिर अल्लाह पाक ने उसके बाद वकालत में आना पड़ गया। जो नए लोग वकालत की तरफ आना चाहते हैं, किस तरह का ये शोबा है? मैं समझता हूँ सियासत, सहाफ़त, वकालत, चाहे हमें ख़ुद यहीं से ही तरक्की मिली है, लेकिन ये 9 to 5 वाला काम नहीं है, ये मुश्किल जॉब है। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ना जी, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, बल्कि अक्सर लोगों को ये मिसाल दे के समझता हूँ, मेरे अगर 100 बेटे बेटियाँ होते ना, तो मैं 100 के 100 वकील बनाता, उनको LLB की डिग्री लाजमी दिलवाता, उसके बाद चाहे वो कारोबार करते या प्रैक्टिस करते, और अगर वो प्रैक्टिस में आना चाहते तो मैं सबको डिफरेंट एरियाज़ के अंदर प्रैक्टिस करवाता। ये इतना बेहतरीन जो है वो प्रोफेशन है, डॉक्टरी और वकालत। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, आपका दिल करे आप किसी गरीब का, बेवा का, यतीम का केस करें, आपका दिल करे आप किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस करें, आपका दिल करे आप किसी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ केस करें, जो मर्जी करें। आप किसी के मुलाजिम नहीं है, आपको कोई कहने वाला नहीं है। सुबह पढ़ने को दिल कर रहा है सुबह पढ़ लें, शाम को दिल कर रहा है शाम को पढ़ लें, इंजॉय करने को दिल कर रहा है इंजॉय करें। इस प्रोफेशन के, वकालत के प्रोफेशन से ज़्यादा हमने अपनी इस प्रैक्टिकल वकालत की लाइफ में, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे वकील देखे हैं, बिलीव करें, और ये मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे वकील देखे हैं कि शैतान पनाह मांगे कि खुदा दा बंदे ये तो मैं नहीं सोचा जो हरकत तू करदा पियागा। और मैंने ऐसे ऐसे वकला भी देखे हैं कि मैं आज के दिन में जिन औलिया अल्लाह को जानता हूँ ना, उससे भी ज़्यादा मोतबर है वो वकील। मिसाल के तौर पर मैं एक वकील साहब के आज से 2 साल पहले किसी ऑफिस गया वोट मांगने के लिए, दोपहर 3 बजे का टाइम। वो वकील साहब जो हैं
उन्होंने अपनी टेबल के ऊपर कुरान पाक रखा हुआ और तिलावत कर रहे हैं, ठीक। अंदाजा करें। और दूसरी एक्सट्रीम क्या देखी? बस वो ना ही बयान करें, वो बुराई है तो उसको ना ही, बुराई की तबलीग नहीं करनी चाहिए, अच्छाई की तबलीग करनी चाहिए। एक और वकील साहब है मेरे, उस्ताद भी रहे, अजमल खान एडवोकेट साहब, वो मैंने नहीं, उनको 6-7 महीने मैंने उनके पास काम किया कि वो ऑफिस आए हैं सुबह के वक्त और उन्होंने कुरान पाक की तिलावत करने के बाद सारे काम शुरू करने, नहीं तो उन्होंने अपना पेंट कोट पाना ही नहीं। ऐसे भी तो आप कह रहे हैं कि इसमें हर तरह के लोग हैं, लेकिन ये पेशा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा पेशा है, बहुत ही बड़ा पेशा सर, बहुत बड़ा पेशा। बहुत शुक्रिया आपका मियां दाऊद साहब।